मानचित्र के कितने घटक होते हैं? प्रधान द्विबिंदु कौन से हैं? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र आवश्यक क्यों होते हैं? मानचित्र और खाका के बीच अंतर बताइएगा। कौन सा मानचित्र यहाँ पर विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है? दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आज की क्लास करने के बाद इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी क्लास 6 की यहाँ पर सीरीज में चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बात करेंगे आज हम यहाँ पर मानचित्र के बारे में। तो देखो, मानचित्र के बारे में जानना है उससे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब और मानचित्र के बीच में अंतर क्या होता है। देखो, ग्लोब क्या होता है, जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना होता है, जैसे कि महाद्वीप की बात करनी हो या महासागर की बात करनी हो, तब यहाँ पर हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि हमें किसी गांव की बात करनी हो, किसी ज़िले की बात करनी हो, किसी देश की बात करनी हो या फिर किसी राज्य की बात करनी हो, तो यहाँ पर हम मानचित्र का यूज करते हैं। तो क्लियर है। तो ग्लोब की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और मानचित्र का उपयोग हम करते हैं जब हमें किसी देश की बात करनी हो या किसी राज्य की बात करनी हो, तब हम यहाँ पर मानचित्र की बात करेंगे। तो मतलब छोटे क्षेत्रों के लिए यहाँ पर मानचित्र, और हमें अगर महाद्वीप महासागर की बात करनी हो तब हम यहाँ पर ग्लोब की बात करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। यहाँ पर हमने लिखित फॉर्म में भी आपको बता दिया है, ये आप यहाँ पर देख लेना है। मानचित्र ये आपको जैसे कि मैंने बता दिया है। देखो, एटलस क्या है, एटलस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे जब हम बहुत सारे यहाँ पर मानचित्र को एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं, जैसे आप लोगों ने जब जियोग्राफी की क्लास करते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि मानचित्र एटलस लेके आना है। तो एटलस में आप देखेंगे बहुत सारे मानचित्र रहते हैं, तो यही है आपका एटलस। मतलब जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसको हम एटलस कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब है जैसे जब हमें पर्वत का अध्ययन करना हो, पहाड़ पठार का अध्ययन करना हो, मैदान का अध्ययन करना हो, नदी का अध्ययन करना हो या महासागर का अध्ययन करना हो, मतलब जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका अगर हमें अध्ययन करने वाले मानचित्र को हम जो है भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र की बात करेंगे तो किसी नगर की सीमा की बात करेंगे या गांव जिसमें देश शहर को दर्शाया जाए, यानी कि जो मानव निर्मित विभाजन हैं उनको यहाँ पर दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र में आपको पहाड़ मिलेगा, पठार मिलेगा, पर्वत मिलेगा, नदी मिलेगा। राजनीतिक मानचित्र में आपको गांव की सीमाएं मिलेंगी, देश की सीमाएं मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम थीमेटिक मानचित्र की। तो देखो, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, ये जैसे हमको देखना है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों का हमें देखना है कि कौन सी सड़क कहाँ है। तो जब हमें उत्तर प्रदेश की सड़कों का पूरा सड़क देखना है, नेशनल हाईवे, तो उसके लिए हम थीमेटिक मानचित्र का यूज करेंगे। तो जब हमें विशेष जानकारी प्रदान करनी हो तो उसके लिए हम थीमेटिक मानचित्र का यूज करते हैं। जैसे सड़क हो गई, वर्षा हो गई, वन हो गए, उद्योग हो गए, तो इनका हमें जब अध्ययन करना रहेगा तो हम थीमेटिक मानचित्र की बात करेंगे। तो मानचित्र के कितने प्रकार? 3 प्रकार: भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्राकृतिक आकृतियों के बारे में जो दर्शाते हैं उन मानचित्र को हम फिजिकल मानचित्र कहते हैं। जब हमें राज्य की बात करनी हो, नगर की बात करनी हो, शहर की बात करनी हो, तो इनको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। थीमेटिक मानचित्र बता दिया है हमने, जब सड़क, वर्षा, वन, उद्योग के बारे में जानकारी हमें चाहिए तो हम थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको यहाँ पर 3 घटक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब भी अगर हमें मानचित्र पढ़ना रहेगा तो हमें 3 घटक इसके लिए बहुत ही आपको पता हो, तभी आप यहाँ पर मानचित्र को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो दिशा। दिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे आपकी उत्तर दिशा है, फिर आपकी दक्षिण दिशा है, फिर आपकी पूर्व दिशा है, फिर आपकी पश्चिम दिशा है। इन 4 दिशाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रतीक, जैसे कुछ प्रतीक होते हैं उनको आगे हम बताएंगे। दूरी आपको भी यहाँ पर पता होनी चाहिए कि दूरी क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दिशा के बारे में। तो दूरी और पैमाने की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखो, जैसे ये किसी का घर है और ये किसी का घर है, इन दोनों के बीच की दूरी रियल में 10 किलोमीटर दूर है। अब हमें यही चीज़ मानचित्र पे दर्शानी है
तो हम यहाँ पर एक घर बना देंगे, दूसरा घर यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर हम दूरी 10 किलोमीटर की नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पर जो है हम पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। पैमाना क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो रियल दूरी है वो यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर है, तो पैमाने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि 2 सेंटीमीटर में आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मानचित्र में हम क्या करेंगे, तो एक घर ये बनाया, दूसरा घर ये बनाया, इसके बीच की दूरी हमने लिख दी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में जब मेरा 5 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर में दूरी आएगी हमारी 10 किलोमीटर। इतना क्लियर। तो पैमाना जो होता है, जो वास्तविक दूरी यानी कि जो आपकी रियल डिस्टेंस है, और जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी यानी कि 2 सेंटीमीटर, इसके बीच के अनुपात को हम यहाँ पर स्केल कहते हैं। तो पैमाना क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, दिशा के बारे में बात करते हैं। दिशा हमने आपको बता दिया 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। इतना तो हर किसी को पता होगा। और जो आपकी 4 जो मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन्हीं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। तो जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, इनको हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब हम समझते हैं, जैसे इस दिशा की बात करेंगे तो ये आपकी दिशा उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इसको हम उत्तर पूरब कह देंगे। अगर हम इस दिशा की बात करेंगे तो ये दिशा आपकी उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। इस दिशा की बात करेंगे तो ये दिशा आपकी पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, इसलिए हम इसको दक्षिण पश्चिम दिशा कहेंगे। और ये दिशा आपकी दक्षिण और पूरब के बीच में है, इसलिए हम दक्षिण पूरब दिशा कहते हैं। तो कभी भी जो मुख्य 4 दिशाएं हैं उनको प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, लेकिन टोटल आपकी दिशाएं जो होती हैं वो आपकी 8 दिशाएं होती हैं। अब बीच की निकालनी है, तो जो दिशा जिसके बीच होगी तो उसको वही नाम हम दे देंगे। जैसे ये उत्तर और पूरब के बीच में है तो इसको हम उत्तर पूरब दिशा दे देंगे। इसी तरह से चारों दिशाओं के यहाँ पर नाम दिए गए। तो प्रधान दिग्बिंदु के बारे में हमने बता दिया है। और मानचित्र में आपने कभी कभी इस प्रकार का निशान लगा हुआ देखा होगा साइड में, तो इसका मतलब है कि ये उत्तर की तरफ जो तीर है वो आपका लगा होता है, यह उत्तर दिशा को यहाँ पर दर्शाता है। तो ये उत्तर की बात कर ली हमने, दक्षिण की, पश्चिम की, पूरब की, ये प्रधान दिग्बिंदु हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बताया। बाकी उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब की यहाँ पर बात की तो वो यहाँ पर बताया गया। दिक् सूचक, जिसको हम इंग्लिश में कंपास कहते हैं। कंपास से दोस्तों यहाँ पर दिशा का पता लगाया जाता है। कंपास में हमेशा जो है चुंबकीय सुई, ये हमेशा आपकी उत्तर दिशा की ओर रहती है, ठीक है। उत्तर दक्षिण में ये आपकी दिशा सुई जो है हमेशा रहती है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। अब प्रतीक की बात कर लें तो हमने जैसा बताया कि किसी भी मानचित्र को समझने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें दिशा, इसके बारे में हमने बात कर ली, दूरी के बारे में हमने बात कर ली कि वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दी गई दूरी के अनुपात को हम पैमाना कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतीक के बारे में। देखो यहाँ पर जो प्रतीक हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति हुई, उसके आधार पर यहाँ पर प्रतीकों को चुना गया। जैसे अगर मुझे किसी का मानचित्र बनाना है तो हम वहाँ पर पेड़ नहीं बनाएंगे, वहाँ पर किसी भवन को नहीं बनाएंगे, वहाँ पर रेल की पटरी नहीं बनाएंगे, वहाँ पर सड़क नहीं बनाएंगे, तो इसके लिए हम प्रतीक का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल मतलब सहमति के आधार पर यहाँ पर आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पर जो है प्रतीकों का चिन्ह यूज किया गया। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सहमति के आधार पर जो है इनका चयन किया गया, इसलिए इनको यहाँ पर रूढ़ प्रतीक भी कहते हैं, मतलब पूरे विश्व में ये फेमस हैं। अब जैसे नदी है तो ये नदी को इस तरह से यहाँ पर दर्शाया जाएगा। कुआं है तो इसको गोला, मतलब ब्लू कलर में एक गोला बना देंगे तो ये कुआं हो जाएगा। तालाब की बात करेंगे तो ये तालाब को इस तरह से दर्शाया जाता है। देखो, अगर कोई भी सड़क इस तरह से है तो पक्की सड़क है, और वहीं अगर सड़क यहाँ पर टुकड़ों में है तो ये आपकी कच्ची सड़क है। तो ये आपको समझना है। बड़ी लाइन मतलब ये आपका ये बड़ी लाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर रेलवे स्टेशन, ये आपका रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से यहाँ पर प्रतीकों का यूज किया जाता है। जैसे मानचित्र पर अगर पीओ लिखा है तो मतलब पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर बात हो रही है, और अगर पीएस लिखा है तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन की बात हो रही है। यदि इस तरह से लाल तरह की आपके जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो बस्ती समझिएगा, और इस तरह से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कब्रिस्तान समझ जाइए, ठीक है। पेड़ तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये घास के निशान है। तो ये आपको यहाँ पर प्रतीक जो है पता होने चाहिए।
नीला रंग यहाँ पर यूज किया जाएगा, मतलब नीला जो कलर है वो आपका जलाशय के लिए यूज किया जाएगा, भूरा पर्वत के लिए, पीला पठार के लिए, हरा मैदान के लिए। तो इस तरह से आप प्रतीकों को समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 जो घटक हैं जो कि यहाँ पर मानचित्र के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें हमने दूरी की बात की है और यहाँ पर हमने दिशा की बात की है और प्रतीकों की बात की है। मेन प्रतीक आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, देख लेना है। तो दूरी को भी हमने बता दिया, दिशाओं में प्रधान दिग्बिंदु को भी बता दिया है, प्रतीक के बारे में भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट में हम जानेंगे कि रेखा चित्र और खाका के बीच में क्या अंतर होता है। देखो स्केच, जैसे मान लो हमने कहा कि एक मेरा घर है और एक पेड़ है, उसके बीच की दूरी करीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो हमने पेड़ बना दिया एक साइड में घर बना दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया 20 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये रेखा चित्र है, स्केच है। यहाँ हमने अपने दिमाग से मतलब कि बिना पैमाने की सहायता से यहाँ पर हमने एक आपको कच्चा आरेख दे दिया, जिसको हम रेखा चित्र कहते हैं, और ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है। वहीं दोस्तों अगर हम खाका की बात करेंगे, जैसे अगर हम अपने घर का नक्शा बनवाएंगे या किसी कमरे का नक्शा बनवाएंगे, तो वहाँ पर पूरा हम पैमाने पर रेखा चित्र खींचेंगे। जैसे इस तरह से ये नक्शा आप देख सकते हैं, ये पैमाने पर आधारित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका खाका हो जाएगा, मतलब प्लेन। तो रेखा चित्र क्या होता है? नॉर्मली हमने इसको अपने आधार पर मतलब बिना पैमाने की सहायता से हमने इसको बना दिया, तो आपका रेखा चित्र। और जब हम उसको पैमाने पर खींचेंगे तो वहाँ पर वो आपका प्लेन मतलब खाका कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर पता होनी चाहिए। देखो मानचित्र के बारे में पता होना चाहिए, ये छोटा पैमाना और बड़ा क्षेत्र होता है। रेखा चित्र में हम पैमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसा हमने बता दिया। खाका में यहाँ पर जो है बड़ा पैमाना इस्तेमाल होता है और सटीक माप होती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो हमको कम जानकारी प्रदान करते हैं, और जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो हमको ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये हमको यहाँ पर क्लियर पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने जैसे बड़ी लाइन के बारे में बताया, ये मीटर, रेलवे स्टेशन, पक्की सड़क पूरी होगी, कच्ची सड़क टुकड़ों में विभाजित होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी तो आपकी थोड़ी सी मोटे फॉर्म में होगी, राज्य की सीमा पतली होगी, जिले की सीमा थोड़ी आपकी यहाँ पर मोटे फॉर्म में होगी। नदी, कुआं आपका ये काला कलर का, नीला कलर का होगा, तालाब होगा, नहर की बात। तो ये आप यहाँ पर प्रतीकों को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीला रंग है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर नीला रंग की बात कर रहा है तो जलाशयों की बात कर रहा है, भूरा रंग की बात कर रहा है तो ये पर्वतों की बात कर रहा है, पीला रंग जो है वो यहाँ पर पठारों की बात कर रहा है, और हरा रंग आपका मैदानों को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हमने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे कि अगर आपको क्लास आपने अच्छे से की है तो इन क्वेश्चन को आप जो है आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया है कि देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन तैयारी करते हैं तो लोगों को नहीं पता होता है, तो लेकिन आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के माध्यम से बिल्कुल छोटे आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानचित्र के 3 जो घटक हैं वो कौन से होते हैं, तो हमने आपको कराया था कि 3 घटक जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं। दूरी होती है, दिशा होता है और आपका प्रतीक होता है, ठीक है। दिशा में भी हमने आपको बता दिया जो प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं। अब प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं अगले क्वेश्चन में ही पूछ लिया। तो प्रधान दिग्बिंदु जो होते हैं आपके उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ये 4 दिशाओं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? जैसे ये पूछ लिया है, अब आपने पढ़ा तब तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो यहाँ पर वो नहीं बता पाएंगे। तो पैमाने से मतलब हमने बता दिया था कि जो आपकी वास्तविक दूरी होती है, यानी कि जो आपकी रियल डिस्टेंस होती है और जो आपके मानचित्र पर खींची गई डिस्टेंस होती है, उसके बीच के अनुपात को हम पैमाना कहते हैं। तो क्लियर? तो जो वास्तविक दूरी रहेगी स्थल पर और मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी है, उसके बीच के अनुपात को हम पैमाना कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इन्होंने बताया है कि भाई जो ग्लोब की अपेक्षा जो है मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। देखो ग्लोब से हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ग्लोब से हम सिर्फ देश के बारे में जान सकते हैं, महासागरों के बारे में जान सकते हैं। वहीं मानचित्र से हम देश के बारे में जान सकते हैं, राज्य को जान सकते हैं, गाँव के बारे में यहाँ पर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो क्यों अधिक सहायक होते हैं? क्योंकि जो हमें अधिकतर जानकारी वो प्राप्त होती है वो हमें यहाँ पर मानचित्र से प्राप्त होती है। क्लियर?
अब अगला जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया मानचित्र एवं खाका के बीच में हमें यहाँ पर अंतर बताना है। देखो मानचित्र मतलब स्केच हमने आपको बताया, ये आपको बता दें क्या है, ये आपका बिना पैमाने के द्वारा जो है खींचा गया, आपका खींचा जाता है। क्लियर है। तो मानचित्र क्या है, मानचित्र हमने आपको बता दिया, मतलब बिना पैमाने की सहायता से इसको बनाया जाता है, खींचा जाता है। खाका मतलब जैसे हमने बताया अपने घर का नक्शा बनाना हो या में किसी कमरे का, तो उसको हम जो है पैमाने की सहायता से इसको खींचते हैं। फिर हमसे पूछा है कि कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, मतलब जैसे हमने बताया था कि कौन सा जो आपको जो है मानचित्र सबसे अधिक जानकारी प्रदान करता है, तो बड़े पैमाने वाला आपको जो मानचित्र है वो यहाँ पर हमें अधिक जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार से मानचित्रों में सहायक होते हैं, तो प्रतीक से हमको पता लग जाता है कि मतलब यहाँ पर कौन सा क्षेत्र स्थित है, क्या स्थित है, पेड़ है, सड़क है, रेल है। क्लियर। तो इस तरह से हमें सहायक होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है सही कौन सा है। वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो जैसा हमने दोस्तों बताया था, वृक्ष के जो वितरण है उनको दर्शाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। पीछे हमने मानचित्र के 3 प्रकार बताए थे, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में जो भी आपकी प्राकृतिक चीज़ें रहती हैं उनको दर्शाया जाता है, उसको हम फिजिकल मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र में हमने आपको बताया था जहाँ पर वर्षा को दर्शाया जाए, पेड़ को दर्शाया जाए, सड़क को दर्शाया जाए, उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हमने आपको बताया जहाँ पर देश की सीमाओं को दर्शाया जाए या मनुष्यों के द्वारा बनाए गए विभाजन को दर्शाया जाए, उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्लियर। नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो जलाशयों के लिए किया जाता है, ये भी बता दिया है। फिर कह रहा है कि दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग हमने बताया कि मुख्य दिशा को यहाँ पर पता लगाने के लिए, क्योंकि दिक् सूचक में जो आपका मुख्य जो रहता है वो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रहता है, ये आपका होता है। फिर कह रहा कि पैमाना जो है आपका आवश्यक है, वो किसके लिए है, वो आपका मानचित्र के लिए आवश्यक है। तो आज की क्लास थी, हमने बहुत ही इसको इजी फॉर्मेट में समझाने का प्रयास किया है। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों इसी तरह से हम सारी आपकी NCERT कवर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।